पाकिस्तान तो साहब पिट गया हमारे, लेकिन बेचारे एडमिरल और हाँ, पाकिस एयर मार्शल तो ताकते रह गए, और फील्ड मार्शल जो है वो फील्ड मार्शल बन गया। जी हाँ, ये तो बहुत ही अचंभे की बात हुई। मतलब एक तो ये तो इसके ऊपर इतने मीम्स बन रहे हैं और इतना मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का कि क्या बताया जाए कि भाई किंग ने अपने को ही कुछ भी कहना शुरू कर दिया कि आज से हम एयर मार्शल्स हैं, आज से हम मार्शल ऑफ द फ्लीट हैं, आज से हम जस्ट अबाउट कोई भी तक दे सकते थे अपने को। तो ये केवल फील्ड मार्शल देने का क्या था, मार्शल ऑफ द एयर भी दे सकते थे, क्योंकि वो एयरफोर्स भी लगभग उन्हीं के अंडर आती है, जो कि बिल्कुल इस समय डगमगा गई है। मतलब अब आप देखिए कि 6 से ज्यादा जहाज ऊपर हवा में ही गिर गए, और जो मेरी जानकारी है करीब लगभग 40 के आसपास अलग अलग कैटेगरी में उनके जो जहाज हैं जमीन पे उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और कुछ बिकॉज अगर आप ध्यान दें कि जिस तरह से एक मिसाइल आके गिरती है, तो केवल उसी जगह पे नहीं आकर उसका नुकसान होता है, उसके स्प्लिंटर्स उड़ते हैं। और जहाज एक ऐसी नाजुक चीज है, हालांकि बहुत ज्यादा आप उसके एरोबेटिक्स देखते हैं तो आपको अरे क्या पावरफुल चीज है, लेकिन जमीन पे जब खड़ा हुआ एक जहाज होता है तो एक पत्थर भी लगेगा उसको तो उसकी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो मिसाइल के जो स्प्लिंटर्स आएंगे और अलग अलग चीजें उड़ती हुई आएंगी, तो अगर वो कहीं पे भी घुस गई तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो पाकिस्तान की इसमें तबाही हो गई है। उनकी जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि एयरफोर्स जो स्पेशली जो उस समय बहुत ज्यादा उछल रहे थे शुरू के दिनों में, एक दो दिनों में, वो उनकी हालत बिल्कुल पतली हो गई है सर। तो नेवी की तरफ मैं लेके जाऊं कि आप हाँ, नेवी की तरफ, क्योंकि एक जो हमने देखा था, और जो डायरेक्टर जनरल और नेवल ऑपरेशंस थे, वो तो ये कह रहे थे कि साहब कि हमने आधी एयरफोर्स तो इधर ही बॉटल अप करके रख दी थी। हाँ, तो वाइस एडमिरल एएन प्रमोद काफी अच्छी तरह से जानता था मैं उनको, जब हम नेवी में थे और साथ में काम भी किया है। तो बहुत सही उन्होंने एक विश्लेषण किया था कि भाई पूरे जो इंडियन ओशन में और स्पेशली पाकिस्तान के आसपास का जितना भी सी था वो हमारा कंप्लीट डोमिनेंस था। मतलब कि पाकिस्तान की जो नेवी थी वो पूंछ अंदर करके या तो हार्बर में घुसी हुई थी या बिल्कुल अपने कोस्ट के आसपास, कि भैया कोई मार न दे हमें, इस तरह से उनकी पेट्रोलिंग चल रही थी। और इतनी लचर हालत में है उनकी नेवी इस समय, पूरी इंटेलिजेंस जो हमारी बताती है कि उनकी 6 सबमरीन है, केवल एक जो सबमरीन थी वो इस समय सर्विसेबल थी और अपने बिल्कुल आसपास जो कराची है उसके आसपास ही मंडरा रही थी। उनके जो P3 सी ओरायन जो है, उनके जो LRMP एयरक्राफ्ट हैं जो उनको पूरी खबर देते हैं उनकी नेवी को, उसमें भी केवल एक सर्विसेबल था। और बिल्कुल जो डोमिनेंस करके रखा हुआ था, क्योंकि आप याद रखिए कि उनका 80% जो है ऑयल वो हाँ जी। बाहर से सी रूट से आता है। करेक्ट। उनका 74% जो केमिकल्स आते हैं, ये उनके बड़े बड़े जो इंपोर्ट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो सी से आते हैं। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, 80% इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, वो भी सी से आते हैं। तो मेजरली अगर हम चाहते तो इसको नेवी के लैंग्वेज में कहते हैं ब्लॉकेड। तो अगर वहां पे हम ब्लॉकेड कर देते थे, हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, तो पाकिस्तान की, क्योंकि याद रखिए कि इकोनॉमी किसी भी देश की ना तो रोड से जाती है ना बाई एयर जाती है, वो पूरी की पूरी, आप भी मर्चेंट नेवी में रह चुके हैं, आपको पता है कि जब अगर सी से जो भी मेन ट्रेड होता है वो 99% जो होता है वो सी से ही होता है। तो उसमें पूरी तबाही हो जानी थी उनकी इकोनॉमी की। और उनको एंगेज इस तरह से करके रखा हुआ था, जैसे आपने बताया कि क्योंकि उनका एक मसरूर एयर बेस है वहां पे कराची के पास में, जहां पे उनके JF-17, उसको थंडर कहते हैं, मैं उसको JF-17 ब्लंडर कहता हूं, क्योंकि वो उड़ नहीं पाए। वो वो ब्लंडर भाई साहब वो जमीन पे रह गए, वो उड़ ही नहीं पाए, क्योंकि उनको इतना खौफ था। क्योंकि हमारे पास बराक 8 जिसने उनकी
एयरक्राफ्ट की धज्जियां उड़ा दी जब या उनकी जो मिसाइल्स आती थी या उनके जो ड्रोन्स आते थे, जो आर्मी और एयरफोर्स ने उनको यूज किया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी। वो हमारी शिप्स पे भी है, और शिप्स पे एक एक शिप के पास 32 बराक 8 की मिसाइल्स हैं। तो जस्ट इमेजिन कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उनके जो जितने भी वहां पे JF-17 थे, उनकी क्या हालत होती। इनफैक्ट हर शिप में 16 की संख्या में जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो थी। हाँ जी, और ये एयर लॉन्च मिसाइल्स नहीं है, ये शिप लॉन्च मिसाइल्स है, और उनकी रेंज जो है 900 किलोमीटर की है, और उस पे 200 से 300 केजी का जो है उनका वॉरहेड होता है। और मार्क 3 की स्पीड से जब 300 केजी का वो जाके मिसाइल लगता है कहीं पे, तो 500 मीटर तक कोई जगह ऐसी नहीं बचती जो कि तबाह ना हो जाए। ये केवल कन्वेंशनल वॉर है, और कन्वेंशनल वॉरफेयर है, और कन्वेंशनल उसका वॉरहेड है। साथ ही जो हमारी सबमरीन्स है, ओके, उसमें K-15 सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स है। इनकी रेंज 750 किलोमीटर है, और वो 7.5 मार्क, मतलब कि अगर ब्रह्मोस लॉन्च करते हैं आप 100 किलोमीटर से हमारी इन कोलकाता या विशाखापट्टनम क्लास शिप से, तो वो जाके हिट कर देंगी लेस देन 2 मिनट्स में। मतलब उन्होंने जब तक इधर उधर किया और कहा भाई आमिर साहब और कहां से क्या आवाज आ रही है, तब तक वो उनको हिट कर गया जाके। और 7.5 मार्क पे अगर जाएगी तो केवल 40 सेकंड में 100 किलोमीटर से वो जाके हिट कर देगी। 40 सेकंड मतलब क्या होते हैं, और उसकी जो तबाही होगी वो तो मैं कह रहा हूं कि ये बच गए। तो ये नहीं तो K-15 वाले, तो ये तो लेफ्टिनेंट, न्यूक्लियर मिसाइल है। ये न्यूक्लियर भी है और कन्वेंशनल भी इसको हम कर सकते हैं। और ओके। जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे, उनका बदला हमें लेना था, और मैं कह रहा हूं कि हम सब तैयार थे। मैं सोच रहा था कि नेवी कब बदला लेगी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का, उनके जो उन्होंने अपना बलिदान दिया वहां पे पहलगाम में, ये नेवी को दिखाना था। लेकिन हमने संयम रखा, क्योंकि हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है, नेशन है, और हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि याद रखिए कि नेवी कभी अपने एम से नहीं जाती है, वो देश के एम से जाती है। जो लीडरशिप ने एम तय किया होता है उसको अचीव करने जाती है। तो जब हमने देखा कि कंप्लीट डोमिनेंस हो गया था, ये दुबके बैठे हैं, अंदर दबे बैठे हैं, हमने उसके बाद उनको वहीं रख दिया। और उनका एक स्टेप, मैं सही बता रहा हूं आपको, एक गलत स्टेप अगर हो जाता, इस समय पाकिस्तान की इकॉनमी जो ऑलरेडी तबाह है, वो बिल्कुल सूडान, साउथ सूडान और सब सहारा देशों की तरफ पहुंच जाती, उससे बदतर हालत में पहुंच जाती। तो ये इंडियन नेवी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हम तो थोड़ा सा इंडियन नेवी का भी परिचय दें आप हमें। और इंडियन नेवी में खास तौर से लड़ाई वाले जो शिप हैं, जो फाइटिंग शिप्स हैं, उनके हाँ बारे में जी, भी हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि अलग-अलग क्लास के फाइटिंग शिप्स किस तरह से होते हैं, कि क्या मिसाइल हाँ, बोट होती है, बहुत क्या बढ़िया, बहुत फ्रिगेट ही अच्छा क्या क्वेश्चन किया आपने। डिस्ट्रॉयर्स होते हाँ, हैं। जी। क्योंकि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे बात ही कर रहे थे कि आर्मी और एयरफोर्स के बारे में सब जानते हैं। मैं भी जैसे बचपन में होता था कि आर्मी जैसे कोई भी वॉर हो गई, तो सामने से ट्रेन पे आर्मी के कारवाज आ रहे हैं, उसमें उनके टैंक्स भी रखे हुए हैं, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स रखे हुए हैं। या फिर जैसे मैं कानपुर में था, तो वहां पे चकेरी से फाइटर जहाज उड़ रहे हैं, तो हम दौड़ते थे छत की तरफ कि भाई एक बार झलक दिख जाए एक फाइटर जहाज की ना, तो एक वो उत्साह आ जाता था। लेकिन नेवी जो है एक साइलेंट ऑपरेटर है, और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है कि कब निकल गई। क्योंकि साइलेंटली मिडिल ऑफ द नाइट आप देखेंगे कि एक पूरा कॉन्वॉय निकल जाएगा नेवल वॉरशिप्स का, और वो अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन चले जाएंगे, जिसको अगेन कोई देख ही नहीं सकता है, अदर देन मर्चेंट शिप्स जो देख लेंगी, या कोई फिशरमैन जो है हमारे वो देख लेंगे। उसके अलावा कोई नॉर्मल भारतीय जो है वो उसको देख नहीं सकता है। तो जी हाँ, जी हाँ। जैसे आपने कहा कि शिप्स कौन कौन से होते हैं, मैं उस पर मोटा मोटा आपको बता दूं कि जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं वो मेन, जैसे वो मतलब अगर एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं घुस जाए तो वो दिल दहलाने वाला एक दृश्य होता है।
मतलब वो पूरा डोमिनेंस। तो वही भारत ने जो किया कि हमारा जो अपना स्वदेशी जो आईएनएस विक्रांत है वो पाकिस्तान के बाहर खड़ा हुआ था, 36 फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स लेके, वो बिल्कुल मतलब दबदबा वाला जो होता है एयरक्राफ्ट वो है। उसके बाद आता है आपका मैं जब वो एयरक्राफ्ट। पुराना विक्रांत था तब मैं उस पे गया था, पुराने वाले विक्रांत पे। हाँ, तो अब जस्ट और उसके बाद आप उस पहुंच पे जाए, उसके ना फ्लाइट डेक पे पहुंच जाए तो आप हमारा कहेंगे एक वाह भाई एजुकेशन ऐसा। टूर हुआ था, तो इट इज़ लाइक हाँ 4-5 हज़ार तो उसके आपके लोग हाँ, होते हैं उसमें। वो एक सिटी है, एक शहर है अपने में। अगर वो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो वहां जनरेट की जाती है, उससे एक छोटा सिटी जो है वो चल सकता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट की जाती है वहां पे। तो जस्ट इमेजिन 5,000 लोग रह रहे हैं, वो कितने डेक्स है, ऊपर से लेकर नीचे से लेकर दाएं बाएं, उसमें जहाज अंदर नीचे भरे हुए हैं, उसको ऊपर ला रहे हैं, लिफ्ट सिस्टम, उसके आर्मामेंट्स, उसको खुद को अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मिसाइल सिस्टम्स। मतलब आप बात करेंगे और वो एक एक अलग ही दृश्य है। तो हर नौजवान को, हर नौयुवती को इस शिप पे जाना चाहिए, उनके स्कूल कॉलेजेस को उनको लेके जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई ये भारत की ये ताकत है, आप देखिए इसको, समझिए। इससे जो पाकिस्तान का जो अभी दिल दहला था, वो कराची वाले लोग भूल नहीं सकते बहुत समय तक। इसके बाद आता है एक हेलीकॉप्टर कैरियर, जैसे जापान के पास है कागा क्लास, तो उस पे हेलीकॉप्टर्स रहते हैं। वो बहुत बड़ा छोटा होता है इससे, एयरक्राफ्ट कैरियर से, लेकिन फिर भी काफी बड़ा होता है। और उसमें अंदर भी आप काफी ट्रूप्स कैरी कर सकते हैं। चाइना भी इसके ऊपर काफी कुछ काम कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है भारत के पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं? हेलीकॉप्टर कैरियर एज सच नहीं है, बट हमारे पास भी जो एम्फीबियस शिप्स हैं वो काफी बड़े हैं, उसका ऊपर का डेक काफी बड़ा होता है, उस पे काफी हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं। तो हमने यूएसए से लिया था, और उसके अलावा भी हमारे पास कई शिप है, लेकिन मेन हेलीकॉप्टर कैरियर कैरियर करके ऐसे कहें तो वो नहीं है। तो डिस्ट्रॉयर्स फिर पे भी तो रहते हैं ना कुछ हेलीकॉप्टर्स? हाँ, लेकिन वो दो रहेंगे, अंदर हैंगर के अंदर स्पेस लिमिटेड होती है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कैरियर होते हैं उनमें बहुत सारे हो जाते हैं, लार्ज नंबर हो जाते हैं। और उस पे अगर जैसे आप F-35 जो है उनका जो मरीन वर्जन जो है, वो भी उस पे लैंड कर सकता है। तो इट इज एक्चुअली अ फिक्स विंग फाइटर जेट, बट वो उसके ऊपर लैंड कर सकता है क्योंकि वो VSTOL होता है, वो वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग कर लेता है, या शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ लैंडिंग कर लेता है, तो वो भी जा सकते हैं उसमें। लेकिन वो उस पर स्पेस लिमिटेड होता है डेक पे। जैसे आप अगर आप जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे आप गए थे, तो आपने देखा होगा कितना बड़ा विहंगम दृश्य होता है वहां पे। मतलब आप उधर से लेकर दाएं बाएं सब जगह देखते रह जाएंगे कि इतना बड़ा कैसे शिप हो गया। तो हेलीकॉप्टर कैरियर उससे छोटा होता है, उस पर आप टेक ऑफ वैसे नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं बैटल शिप्स, क्रूजर्स आ जाते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। और फिर आते हैं डिस्ट्रॉयर्स, जो कि आजकल मेन स्टे होता है किसी भी कैरियर बैटल ग्रुप का, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देते हैं कैरियर को, और साथ साथ ही वो आपको सबमरीन से भी बचाते हैं, वो एरियल स्ट्राइक से भी आपको बचाते हैं, सो दैट आप अपना काम कर सकें। जो भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये स्ट्राइक कैरियर नहीं है, ये फ्लीट कैरियर है। और स्ट्राइक कैरियर जैसे यूएसए के पास है निमित्ज क्लास वगैरह, वो 1 लाख टन से भी ऊपर के हैं, 100 जहाज उसके ऊपर होते हैं। और हमारे पास जो है वो फ्लीट कैरियर है, और 36 के आसपास इसके ऊपर जहाज हो सकते हैं, फाइटर्स हेलीकॉप्टर्स मिला के। और लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा दमदार एक पंच होता है इसके। तो उसके बाद डिस्ट्रॉयर आ जाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। और डिस्ट्रॉयर से थोड़ा एक शेड कम ले लीजिए तो फ्रिगेट्स आ जाते हैं।